देख रेखा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अब और बहाने नहीं सुन सकता। बात पैसे की हुई थी तो मुझे पैसे ही चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, और अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो तेरा ये ट्रैक्टर अपने साथ ले जाऊंगा। और तुझे तो पता ही है, मेरे पास काम की कमी नहीं है। सेठ धनपत राय की बात सुन रेखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस सेठ धनपत राय के सामने खड़ी उसकी कड़वी बातें सुन रही थी। सेठ, ये ट्रैक्टर ही मेरे पति की आखिरी निशानी है। ट्रैक्टर के बदले आप जमीन ले लो। थो। वो जमीन नहीं, बल्कि पत्थरों का गोडाउन है। इतने पत्थर तो रोड पर नहीं होते जितने तेरे उस खेत में है। पूरे गांव को पता है, पिछले 5 साल में उस जमीन पर एक अन्न का दाना नहीं उगा है। ऐसी जमीन तू मुझे देना चाहती है। और रही बात तेरे पति की, तो तेरा पति तो पागल होकर मर गया, और बचा तेरा बेटा। पता नहीं वो शहर से जिंदा वापस आएगा भी या नहीं। सेठ धनपत राय अपनी ही बातों पर खूब जोर जोर से हंसे जा रहा था कि तभी कमरे से सरिता निकली, रेखा की बहू। खबरदार सेठ धनपत राय, अपनी जुबान को अपने काबू में ही रखो। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बस हमें कुछ महीने का वक्त दे दो। एकदम से सरिता की बात सुनते ही सेठ धनपत राय चुप हो गया था। सेठ ने पहले तो सरिता को मन भर ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मन ही मन बोला, क्या मदमस्त जवानी है इसकी। मन तो करता है यहीं से निचोड़ लूं। सेठ धनपत राय अभी मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी सरिता की सास रेखा बोली, क्या सोच रहा है सेठ धनपत राय? मेरी बहू ने जो कहा वो तूने सुना नहीं क्या? अभी कुछ महीनों का समय दे दे, हम तेरे सारे पैसे लौटा देंगे। मेरे पैसे लौटा देंगे? कैसे? पूरे 5 लाख है, और 5 लाख रुपए हलवा नहीं है जो किसी भंडारे में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर तुम हमें समय नहीं दे सकते तो हम पुलिस के पास जाएंगे। कम से कम वो तो हमारी बात सुनेंगे। अरे जब पैसे मेरे से लिए तो पुलिस के पास क्यों जाओगे? इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद नहीं करता। जब जरूरत होती है तो मेरे सामने गिड़गिड़ाते हो, और जब पैसे देने की बात आती है तो मुझे पुलिस की धौंस दिखाते हो। ठीक है, तुम्हें कितने महीने का समय चाहिए? 3 महीने। क्या बोला? 3 महीने? क्यों? 3 महीने में कौन सा कुबेर का खजाना मिल जाएगा तुम लोगों को? जब तक फसल तैयार हो जाएगी। फसल? और कौन बोएगा? तू या तेरी ये बुढ़िया? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आपको हम पूरे 5 लाख सूद के साथ 3 महीने बाद दे देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ। देखो तो सही, इन 3 महीने में तू कौन सा खजाना खोज निकालती है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि 3 महीने बाद मैं इस ट्रैक्टर के साथ तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। बोल, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। सेठ धनपत राय ने जैसे ही सरिता से हाँ सुनी तो मुस्कुराता हुआ घर से चला गया। लेकिन सरिता की बात सुनकर उसकी सास बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बहू, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? वो ट्रैक्टर ले जा रहा था, ले जाने देती। तूने क्यों खुद को दांव पर लगा दिया? अब जब समीर आएगा तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगी? माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। हमारी इतनी सारी जमीन खाली पड़ी रहती है, हम उस पर खेती क्यों नहीं करते? वो जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है बेटी, पत्थर ही पत्थर है पूरे खेत में। समीर के पिता ने खुद 5 साल उस बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जमीन सिर्फ पत्थर उगलती है, अनाज नहीं। और तू ये सब करेगी कैसे? हाथों से? नहीं माँ जी, ये ट्रैक्टर है ना, इस लड़ाई में ये मेरी मदद करेगा, आप चिंता मत कीजिए। तो क्या तुझे ट्रैक्टर चलाना आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा, बाकी सीख जाऊंगी। सरिता ने इतना कहा और ट्रैक्टर पर बैठ तुरंत ही खेतों की तरफ निकल गई। गांव वाले भी रेखा की बहू को ट्रैक्टर पर देख चौंक गए थे। एकदम से पूरे गांव में सरिता की बातें होने लगी थी।
वहीं दूसरी तरफ जब सरिता खेत पर पहुंची तो उसके सामने पत्थर से भरा एक लंबा चौड़ा खेत था। सरिता ने बिना वक्त गवाए खेत जोतने की सोची, लेकिन सरिता ने जैसे ही जमीन जोतना शुरू किया तो रोटेटर खेत में धंसे पत्थर में लगकर टूट गया। ये देख सरिता उदास हो गई थी कि तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने जब आवाज की तरफ देखा तो पूरा गांव खड़े होकर उसी पर हंस रहा था। बड़ी आई मर्दों का काम करने। अरे खेत जोतना इतना आसान है क्या? जो काम इसका ससुर करते करते मर गया वो काम ये करेगी। आजकल के शहर के बच्चे भी ना, इनसे बस बेवकूफी वाले काम करवा लो, बाकी ये किसी लायक नहीं है। जिसके जो मन में आ रहा था वो सरिता को बोल रहा था और इन्हीं गांव वालों के पीछे सरिता की सास खड़ी थी। बंद करो अपनी बकवास, मदद करने तो कोई नहीं, बोलने के लिए सब चले आते हैं। अरे कम से कम मेरी बहू कोशिश तो कर रही है। तुम लोगों की तरह हाथ पर हाथ धरे उस सेठ धनपत राय के गुलाम नहीं बनते जा रहे हैं। रेखा ने इतना कहा और सीधा अपनी बहू सरिता की मदद को चल दी। हाँ जा जा, मैं भी देखता हूँ कौन सा सोना उगाते हो तुम सास बहू मिलकर। गांव के मुखिया ने कहा और मुंह ऐंठ कर चला गया। लेकिन गांव में और भी लोग थे जो रेखा की बात से सहमत थे। दरअसल सेठ धनपत राय पहले सबको बहुत कम कीमत पर पैसे देता, फिर धीरे धीरे ब्याज का ऐसा खेल खेलता कि आज तक कोई उसका पूरा पैसा चुका नहीं पाया। धीरे धीरे पूरा गांव उसका कर्जदार बन गया। अगर कोई सेठ धनपत राय के खिलाफ आवाज उठाता तो सेठ उसके घर का कोई कीमती सामान उठा लेता या फिर उस घर की बहू बेटी को अपने यहाँ काम पर रख लेता। इसीलिए मुखिया के जाने के बाद गांव के और लोग भी दोनों सास बहू की मदद के लिए पहुंच गए थे। और जब सरिता ने देखा कि उसकी मदद के लिए और लोग भी आ गए हैं तो खुशी के मारे उसकी आंखें नम हो गई थीं। फिर खुद को संभालते हुए सरिता ने सबसे कहा, पहले ट्रैक्टर की मदद से बड़े बड़े पत्थर को निकालेंगे और फिर मैं ट्रैक्टर से मिट्टी बराबर कर दूंगी। सरिता की बात सबको समझ में आ गई थी। लोग बड़े बड़े पत्थरों पर रस्सी बांधते और सरिता उन्हें ट्रैक्टर से खींचकर खेत के बाहर कर देती। महज एक हफ्ते में पूरा खेत सपाट हो गया था। अब बुआई का समय आ गया था। दोनों सास बहू सुबह सुबह बुआई के लिए पहुंच और अगले 2 हफ्तों में पूरे खेत पर हरियाली छा गई थी। हरियाली देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो काम एक मर्द के लिए नामुमकिन था वो काम एक औरत ने कर दिखाया था। रेखा, तेरी बहू ने तो सच में कर दिखाया। जो जमीन अब तक बंजर दिखाई देती थी, आज उस पर ये लहलाती हुई फसल नजर आ रही है। इस पर सरिता ने खुद कहा, चाचा जी, इसमें मेरे अकेले की नहीं बल्कि मेरी सासू माँ और गांव के लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की है। और सरिता अभी बोल ही रही थी कि तभी गांव में हल्ला हुआ कि रेखा के खेत में जंगली जानवर घुस गए हैं। ये सुनते ही दोनों सास बहू खेत पर पहुंच गए, लेकिन तब तक जानवर आधा खेत बर्बाद कर चुके थे। ये देखते रेखा रोने लगी थी, पर सरिता ने होश से काम लिया और ट्रैक्टर को चालू कर खूब जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी, जिससे सारे जानवर डर कर भागने लगे। जानवरों के जाने के बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये अचानक से ये जानवर इस खेत में कैसे घुस आए, कि तभी गांव के एक आदमी ने कहा, जरूर ये सेठ धनपत राय का काम है, क्योंकि अगर ये फसल अच्छी हुई तो उसका सारा कर्जा उतर जाएगा, और अगर रेखा ताई का कर्जा उतर गया तो बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जाएगी। इसीलिए सरिता गांव वाले की बात सुन रही थी, इसीलिए उसने तुरंत एक प्लान बनाया और सभी गांव वालों से कहा, हाँ चाचा, आप सही कह रहे हो, ये जरूर सेठ धनपत राय का ही काम है, क्योंकि अगर हमने कर्जा उतार दिया तो गांव के बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जाएगी। लेकिन
सेठ धनपत राय हमें ये कर्जा आसानी से उतारने नहीं देगा, इसीलिए हमें हमेशा उससे एक कदम आगे रहना होगा। लेकिन इसमें आप लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी और इस काम में जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसका भी फायदा करूंगी। सरिता की बात सुनकर सभी गांव वालों के कान खड़े हो गए थे। हाँ बहू तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो चाचा जी, जैसा कि आप सबको पता है कि सेठ धनपत राय की नजर हमारे खेतों पर है, इसीलिए आज से हर वक्त गांव का एक आदमी हमेशा हमारे खेत की निगरानी करेगा। बदले में मैं अपने ट्रैक्टर से उसका खेत जोतने में मदद करूंगी और मैं ये भी वादा करती हूँ कि अगर अनाज बेचकर कुछ पैसे बच जाएंगे तो मैं उन पैसों से आपका कर्ज उतार दूंगी। ये बात याद रखना, अगर हमें सेठ धनपत राय से जीतना है तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा। सरिता की बात सबने सुनी और सबने मानी भी। अगले दिन गांव का एक आदमी हमेशा सरिता के खेत की निगरानी करता और बदले में सरिता रात को उसका खेत जोत देती। ऐसे करते करते 3 महीने हो गए थे। अब सेठ धनपत राय को पैसे चुकाने का वक्त आ गया था। इधर जब रेखा शहर से अनाज बेचकर आई तो उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ रेखा, फसल अच्छी नहीं हुई क्या? अच्छी होगी भी कैसे, जंगली जानवर ने तेरे खेत जो बर्बाद कर दिए। खैर ये सब तो होता रहता है। वैसे तुझे मेरी शर्त तो याद है ना? अगर पूरे पैसे नहीं दिए तो तेरे इस ट्रैक्टर के साथ साथ तेरे इस नक चढ़ी बहू को भी अपने साथ ले जाऊंगा। दरअसल सेठ धनपत राय जानता था कि खेत में जानवरों की वजह से फसल कम हुई है। इस वजह से रेखा पूरे पैसे नहीं जुटा पाई है। भाई बात तो पूरे 5 लाख की थी, ना उससे एक पैसा ऊपर और ना एक पैसा नीचे। जल्दी सरिता, मैंने अपने रसोइये को छुट्टी दे दी है। आज से तू मेरे लिए खाना बनाएगी। सेठ धनपत राय बड़े ऐंठ में सरिता का हाथ पकड़ अपने घर जाने को हुआ ही था कि तभी गांव के आदमी ने कहा, सेठ मेरी फसल अच्छी हुई है, ये ले, मैं 30,000 रुपए दे रहा हूँ। मैं 10,000 दे रहा हूँ। हाँ सेठ, मैं भी 10,000 दे रहा हूँ। गांव वालों की बातें सुन सेठ धनपत राय को जैसे सांप सूंघ गया था। क्या रे, बड़ी दूसरों की मदद करनी है तुम लोगों को? पहले अपना अपना लंगोट संभाल लो। इतना पैसा है तो अपना पूरा कर्जा क्यों नहीं चुका देते? चुका देंगे सेठ, ये साल खत्म होने तक पूरा गांव तेरा कर्जा चुका देगा। बस पहले तू ये रेखा चाची का हिसाब किताब बराबर कर। सेठ को आज गांव वालों में आत्मविश्वास नजर आ रहा था, इसीलिए उसने न चाहकर भी गांव वालों से पैसे लिए और रेखा का हिसाब बराबर कर दिया। पिछले 20 सालों में ये पहला घर था जो सेठ धनपत राय के कर्ज से मुक्त हुआ था। फिर कुछ दिन में सरिता का पति भी शहर से खूब सारे पैसे कमाकर लौटा और उसने भी कुछ गांव वालों को कर्ज उतारने में उनकी मदद की। देखते ही देखते 1 साल में पूरा गांव सेठ धनपत राय के कर्ज से मुक्त हो चुका था और सरिता पूरे जिले में ट्रैक्टर वाली बहू के नाम से मशहूर हो चुकी थी। Thanks for watching.